गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज भारत में मौद्रिक व्यवस्था की। आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें 1914 से पहले भारत में मौद्रिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आपने देखा था उसमें कि स्वर्णमान का काफ़ी बोलबाला था। उसके बाद में किस तरीके से धीरे धीरे उसका पतन होता है उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। तो आपने 1914 से पीछे के जो सारे चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, देखी है, लेकिन 1914 से पीछे एक चीज़ और थी। 1913 में हम जानते थे कि स्वर्णमान का पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन 1913 में चैम्बरलिन जो आयोग था उसकी सिफारिशों से एक ये तय किया गया कि हम स्वर्णमान को ही आगे जारी रखेंगे और ये मुद्रा के रूप में यानी विनिमय का माध्यम के रूप में इसी को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में जो पत्र मुद्रा है उसमें भी थोड़ा लचीलापन लेके आएंगे, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, उसमें थोड़ा ऐसा हो कि वो परिवर्तनशील हो सके। लेकिन उसके बाद जस्ट क्या हुआ कि युद्ध स्टार्ट हो गया 1914 में। तो वो स्थिति थी जो चैम्बरलिन आयोग के द्वारा जो स्थापित की जानी थी वो सही से लागू नहीं हो पाई और धीरे धीरे जो समय जो समस्याओं की ओर लेने आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है लगातार आगे समस्याओं का दौर स्टार्ट हो गया और स्वर्णमान में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में स्वर्णमान का पतन, ठीक है। पतन तो इससे पहले से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ आकर के बिल्कुल ही पतन हो गया। किस तरीके से हो गया? क्योंकि स्वर्ण है जो हमने इस वीडियो से पहले भी हमने बात करी थी कि स्वर्ण धातु के बदले लोग युद्ध की स्थिति में हथियार खरीदते हैं, साथ में खाने पीने का सामान खरीदते हैं। क्योंकि युद्ध की स्थिति होती है तो इन दोनों चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। हमें हथियार चाहिए, हमें खाने के लिए भी अनाज खरीदना पड़ता है, तो सोना ही था। तो सोने का इस तरीके से जब बड़ी मात्रा में उपयोग होने लगा तो बिल्कुल ही समस्या ज़बरदस्त तरीके से कहने का मतलब है समस्या उत्पन्न हो गई। फिर सोना समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे देखने लगे कि सोने के बदले भी लोग हैं जो कुछ देना पसंद नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि सोना तो एक धातु ही है, लेकिन जिंदा तो अनाज खा के रहेंगे। और दूसरा, लड़ाई के लिए हथियार लेकर तो लोगों ने धीरे धीरे स्वर्णमान का क्या है त्याग सा ही करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से जो ये यहाँ दिक्कतें आने लगी। 1916 की बात करें तो अचानक हमारा जो देश, हमारे देश का, भारत का जो व्यापार संतुलन था वो हमारे पक्ष में हो गया और इस तरीके से अचानक साथ में ही जो चांदी का मूल्य भी बढ़ गया 1916 में। तो एक ये भी बड़ी दिक्कत का कारण रहा। तो इस तरीके से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि दूसरे देश है जो हमारे देश से क्या है ये लेन देन करने नहीं लगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है चांदी का जैसे मूल्य बढ़ गया तो आयात निर्यात पर रोक लगा दी गई और साथ ही जो विनिमय दरें बढ़ने लगी अचानक। तो इसकी वजह से क्या है बहुत ही दिक्कतें आने लगी व्यापार पे और लगातार ये जो समय था 1914 से 18 का बड़ा ही परेशानों वाला था, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की बात कर लेते हैं। 1919 से 25 के बीच में मौद्रिक व्यवस्था कैसी रही। तो इससे पीछे बात करें 1914-18 तक तो वो सारा का सारा परेशानियों का दौर था। इस दौरान किसी भी प्रकार की जो चीज़ें थी, यदि ग्रोथ की बात कर लें तो किसी प्रकार की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही थी। स्वर्णमान का पतन हो गया, लोग सोने के बदले भी चीज़ें नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि खाने के लिए अन्न चाहिए, सोना नहीं, सोने को खा नहीं सकते। तो ये बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आने लगी थी उस टाइम। तो ऑल ओवर हमारे क्या पूरी दुनिया के सामने ये समस्या थी, हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने। हमारे देश पे तो उस टाइम दूसरे लोगों का राज था, जैसे कि अंग्रेज़ों का। तो कहने का मतलब है वो दौर था वो सारा का सारा परेशानियों से भरा था। कोई भी प्रकार की जो मुद्रा प्रणाली थी वो सारी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर बात करें तो 1919 से 25 के बीच मौद्रिक व्यवस्था है। उसके बाद में 1919 में वेलिंगटन स्मिथ समिति के द्वारा एक ऐसा एक अध्यादेश लाया गया, एक ऐसा एक नियम लाया गया जिसमें अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाने पर जोर दिए जाने की सिफारिश थी। ये थी अनुपातिक कोष प्रणाली। इस प्रणाली में क्या था कि कोई भी देश अपने
मुद्रा, अपने देश की जो मुद्रा है, ठीक है, उसको जारी करने के लिए क्या करेगा, अपने देश का जो सबसे बड़ा जो बैंक होता है उसके पास 50% जितनी मुद्रा जारी करेगा उतनी मुद्रा के जो भी उसकी जो दरें थी उस टाइम की 50% जितने भी जारी करेगा 50% तो उसके बदले स्वर्ण और चांदी के है जो भंडार रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो सरकारी प्रतिभूतियाँ, कोषागार विपत्र और स्टर्लिंग, ये जो चीज़ें थी उस टाइम की एक मुद्रा थी, ये इनको क्या है वहाँ अपने बैंक, केंद्रीय बैंक था उसके पास रखना पड़ेगा और वो सारी चीज़ रख करके ही नई मुद्रा को जारी कर सकते हैं। तो अनुपातिक कोष प्रणाली की बात करें, जब ये वेलिंगटन स्मिथ समिति है जिसने ये सुझाव दिया कि इस प्रणाली को अपनाया जाए, तो उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्वर्ण जो प्रणाली है इसको भी थोड़ा सा लचीला बनाया जाए, साथ में हमारी जो पत्र मुद्रा है, ठीक है, इसको भी लचीला बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी जगह सोने का लेन देन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया, वो पत्र मुद्रा पे था। पत्र मुद्रा ही उस टाइम है जो मुख्य रूप से चलन में आने लगी थी और धीरे धीरे जो युद्ध से ग्रसित जो स्थिति थी उससे लोग है जो बाहर उभरने लगे थे। तो ये कंडीशन थी युद्ध के पश्चात वाली। तो युद्ध से वापस उभरने वाली स्थिति में लाने के लिए सबसे बड़ा जो नई मुद्रा जो प्रणाली अपनाने का वो जो टॉपिक आता है वो है अनुपातिक कोष प्रणाली का। अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाने से धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरने लगी और जो परेशानियां थी धीरे धीरे मिटने लगी और सभी देशों के बीच में धीरे धीरे क्या है, शांति का माहौल पनपने लगा। तो इस तरीके से ये जो दौर था, तो ये है जो 1919 से 25 के बीच वाला, वो मुद्रा में स्थायित्व वाला था। मुद्राएं धीरे धीरे अपना स्थान यानी अपने स्थायित्व की वो स्थायित्व यानी रखने लगी, यानी अप एंड डाउन, यानी मुद्रा की जो विनिमय दर होती है उसमें अप एंड डाउन आता है बड़ा बड़ा, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कंट्रोल होने लगा। और वो कंट्रोल इस तरीके से होने लगा कि अर्थव्यवस्थाएं अपने स्थिर तरीके से लगातार धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी। तो ये वो दौर था। तो ये इस दौर के बाद की बात करें 1925 के बाद की, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो बात करें हम 1925 के बाद से लेकर के 1931 तक है जो मौद्रिक व्यवस्था क्या रही। तो ये जो टाइम था वो युद्ध के पश्चात जो वापस जो अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे उभर रही थी उनके लिए अच्छी स्थिति थी। और इसी दौरान है जो हिल्टन यंग जो आयोग था उसने स्वर्ण पाठमान की स्थापना की गई है। तो ये जो आयोग था इसकी सहायता से जब स्वर्ण पाठमान की स्थापना की गई तो वो भी एक अच्छी प्रणाली थी, उसमें भी स्वर्ण का प्रयोग होता था। लेकिन बात करें 1929 के विश्वव्यापी मंदी की, इस दौरान पूरी दुनिया में ऐसा मंदी का दौर आया कि हर और त्राही माम होने लगा। यानी कहने का मतलब है हर तरफ वस्तुओं के भाव इतने बढ़ गए, लोग परेशान हो गए ज़बरदस्त तरीके से, और जो मुद्रा की स्थिति थी वो बहुत ही बुरी हो गई। और इसलिए 21 सितंबर 1931 में इंग्लैंड ने अपने स्वर्णमान को मुद्रामान के रूप में परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको मुद्रा के रूप में अब काम में नहीं लेंगे इस विश्वव्यापी मंदी के कारण। और भारत की कंडीशन क्या थी, भारत में तो जो स्वर्णमान था वो मुद्रामान की तो दूर की बात है, वो विनिमयमान भी नहीं रहा। तो ये कंडीशन थी भारत की, मुद्रामान तो पहले से ही खत्म हो गया और विनिमयमान भी बिल्कुल नहीं रहा। तो कहने का मतलब है ये जो दौर था, ये जो स्वर्णमान है उसके लिए कहीं ज़्यादा परेशानियों वाला था और उसके पतन के आसपास वाली कंडीशन वापस आ गई। तो इस तरीके से कहा जाए तो स्वर्णमान का पतन धीरे धीरे जो पीछे से स्टार्ट होना था यहाँ आकर के और भी ज़्यादा इसका एकदम से ही पतन हो गया। जो ये 1929 की जो विश्वव्यापी मंदी थी इसका असर था। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ये दौर है 1925 से लेके 31 का, तो इसमें मौद्रिक व्यवस्था है जो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई और सभी देश है जो विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री है, अन्य कंट्रियों की तो हालत ख़राब थी, यूरोपीय कंट्रियों में भी बहुत बड़ी मात्रा में है जो ये आर्थिक मंदी है और जो
पूरी जो दुनिया में जो इसको विश्वव्यापी मंदी कहा गया है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन जो पैसे वाले जो देश थे इनमें भी बहुत बड़े रूप में इनको सबको क्या प्रभावित किया, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में ही हर तरफ जो मंदी का दौर आ गया, वस्तुओं के भाव है जो आसमान को छूने लगे, ये कंडीशन थी। तो इस वजह से क्या है, जो मुद्रा है का जो भी मान थे वो सारे जो मुख्य रूप से क्योंकि स्वर्ण ही था, तो वो सारे नीचे डाउन आने लगे, लोगों ने इसका त्याग कर दिया। एंड में वापस इस दौर के बाद 1931 से 47 के बीच की बात हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।